बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिसेस चिप्स का चैप्टर हमने 14 स्टार्ट करना है और हमेशा की तरह आपको मैं बताता चलूँ कि हर चैप्टर की मैंने एक हेडिंग दी हुई है और ये हेडिंग डिफ़ाइन करती है कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है। एक टॉपिक जो मेन है इसका जो मैंने एज ए हेडिंग के तौर पे आपके सामने हर चैप्टर में जो बच्चे चैप्टर पीछे सुनते आ रहे हैं उनको पता है कि हर चैप्टर में एक हेडिंग होती है जो उस पूरे चैप्टर को डिफ़ाइन करती है। तो इस चैप्टर में चिप्स को एज एन एक्टिंग हेड जो है वो रोल प्ले करेगा। और एक्टिंग हेड में आपको पता है परमानेंट हेड नहीं, जब कोई हेड जो है ये फॉर अ टाइम बीइंग या तो हेड की डेथ हो जाती है या हेड की सीट वैकेंट हो जाए किसी भी डिज़ास्टर की वजह से, तो फिर जब तक कोई परमानेंट हेड उस जगह पे नहीं आता तब तक के लिए जो हेड की सीट संभालता है उसको एक्टिंग हेड कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। एक्टिंग हेड जो परमानेंट हेड की तब तक के लिए उस सीट को संभालता है जब तक कोई परमानेंट हेड ना आ जाए। तब तक वो स्कूल की रूटीन को, तब तक वो हेडशिप की जितनी भी फ़राइज़ है वो खुद सर अंजाम देगा। तो चिप्स इस चैप्टर में एक्टिंग हेड के तौर पे देगा। एक्टिंग हेड उसकी टीचिंग स्टाइल उसका कैसा था, उसने कैसे स्कूल को संभाला, क्या कुछ चला, इसके बारे में हम मज़ीद देखेंगे। और चैप्टर नंबर 13 के लास्ट में आपको बताया था चैटरीज आया था चिप्स के पास और उसने रिक्वेस्ट की थी कि ओवर वरीड है और ओवर वर्कड है, बहुत ज़्यादा काम का बोझ है और बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से वो चिप्स से हेल्प लेने आया था कि वो उसके साथ मदद के लिए उसके स्कूल में आए। वो कोई सख्त काम नहीं लेना चाहता, सिर्फ उसकी हेल्प लेना चाहता है। वो मसाइल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ब्रूक फील्ड जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ब्रूक फील्ड जिसमें वो बहुत पॉपुलर रह चुका था, तो उसका होना ब्रूक फील्ड के अंदर उसके लिए बड़ी तसल्ली वाली बात थी कि बस आप मेरे पास रहें आके, मेरा आपका मेरे पास होना ही मुझे यकीन है कि बहुत से मसाइल जो है वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो चिप्स ने आखिर में हामी भी भर ली थी कि वह ब्रूक फील्ड में ज़रूर आएगा। तो उससे आगे चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करता हूँ। तो ही स्टिल केप्ट ऑन हिज रूम्स विद मिसेस विकेट। स्कूल उसने ज्वाइन किया लेकिन मिसेस विकेट के घर को ना छोड़ा, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले वो स्कूल के अंदर ही रह रहा था। अब रिटायरमेंट के बाद वो मिसेस विकेट की तरफ गया था। अब जब दोबारा उसने स्कूल को ज्वाइन किया तो उसने मिसेस विकेट के घर को नहीं छोड़ा, ब्रुकफील्ड में जाता था लेकिन अपनी रैश मिसेस विकेट के हाँ ही रखी। स्टिल कैप्टन, कैप्टन कीप ऑन, कीप से कैप्ट है कंटिन्यू। हिज रूम्स, उसने अपना घर जो था, अपना कमरा जो अपना सेटअप जो था मिसेस विकेट के हाँ ही रखा। इन डिड बिलाशुमा ही स्टिल, बिलाशुबा ही स्टिल लिव्ड देयर, वो भी तक वहीं पे रहता था। बट एवरी मॉर्निंग, लेकिन हर सुबह अबाउट 10:30, जब 10:30 बजते थे, हर सुबह 10:30 बजे ही पुट ऑन हिज कोट, पुट ऑन कहते हैं वियर को, पहनने को। ही पुट ऑन हिज कोट, वो अपना कोट पहनता, एंड मफलर, और मफलर पहनता, एंड क्रॉस द रोड टू द स्कूल, और रोड को क्रॉस करके स्कूल की तरफ जाता क्योंकि रोड के पार मिसेस विकेट का घर था। तो इसी तरह वो रोड को पार करके स्कूल की तरफ जाता। ही फेल्ट वेरी फिट, अब की बार वो बड़ा तंदुरुस्त महसूस करता था। एंड द एक्चुअल वर्क, एक्चुअल जो गिवन वर्क था, जो कैथरी, जो 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 उसका लास्ट में चैट्रिस था, जो उसने चैट्रिस ने उसे काम दिया हुआ था, वो बड़ा आसान काम था। एक्चुअल वर्क वाज नॉट टैक्सिंग, टैक्सिंग कहते हैं टायरिंग को, एग्जॉस्ट EXHAUST होता है, एग्जॉस्ट कहते हैं थकने को। अब ये एग्जॉस्ट भी है, टायर भी है, टैक्सिंग है। अब जो उसे बेसिक काम दिया गया था वो इतना थकाने वाला नहीं था। जस्ट अ फ्यू फॉर्म्स, जस्ट अ फ्यू क्लासेस इन लैटिन, लातीनी ज़ुबान की कुछ क्लासेस उसे मिली थी, एंड रोमन हिस्ट्री, और रोमन की हिस्ट्री की कुछ क्लासेस मिली थी। द ओल्ड लेसन, वही पुराने इसबाक थे। इवन द ओल्ड प्रोनाउंसिएशन, हालांकि वही पुराना तलफ़ुज़ जिस पे राशन के साथ लड़ाई भी हुई थी, जिससे राशन के साथ काफ़ी बहस मुबासा भी हुआ था। अब यहाँ पे कोई इसके लेसन पे ये पुराना लेसन पढ़ा रहा है, पुराने तलफ़ुज़ के साथ, पुराने मेथड के साथ, अब की बार इसे कोई छेड़ने वाला नहीं था। द सेम जोक, वही लतीफ़ा उसका, अबाउट द लेक्स कैनोला। लेक्स कैनोला जो बच्चे पीछे पढ़ चुके हैं उनको पता है कि इंग्लैंड के अंदर जो कानून पास हुआ था कि
जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास के साथ शादी कर सकती है। तो ये जिन बच्चों ने चैप्टर को सुना उनको पता है। तो वही जोक बच्चों को सुनाता था। देयर वाज अ न्यू जनरेशन, लेकिन अब की बार एक नई नस्ल थी उसके सामने। दैट हैड नॉट हर्ड इट, जिसने पहले इस जोक को नहीं सुना हुआ था। वही पुराना स्टाइल, वही पुराना मेथड, वही पुराना तरीकाकार, वही पुराना मिस्टर चिप्स, वही प्रोनाउंसिएशन, वही सब कुछ पुराने वाला। लेकिन अब की बार वो बच्चे जो कभी इसे सुना करते थे वो बच्चे चले गए थे। अब की बार उसके सामने एक नई नस्ल बैठी हुई थी। एंड ही वॉज एब्सर्डली ग्रेटिफाइड, एब्सर्डली फुलिशली ग्रेटिफाइड, थैंकफुल। बड़ा खुश होता था। ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, जैसे पागल होते हैं ना खुश हर वक्त, तो ये भी जब ये उनको लतीफ़ा सुनाता था, जब उनको मजाक करता था, जब बच्चे खिलखिला के हंसते थे, तो इन बच्चों को हंसता देखकर ये खुद भी एब्सर्डली फुलिशली बड़े अहमकाना अंदाज में पागलों की तरह ग्रेटिफाइड, वो हैप्पी होता था, वो थैंकफुल होता था, वो शुक्रगुजार होता था बाय द सक्सेस की कितनी कामयाबी मिली है इट अचीव्ड, मेरे इस जोक की वजह से, मेरे इस लेक्सकनुल्लाह मजाक की वजह से, मेरे इस बात की वजह से बच्चे कितने खुश हुए हैं। उनको खुश देख के ये भी पागलों की तरह खुश हो जाया करता था। ही फेल्ट अ लिटल लाइक अ म्यूजिकल हॉल फेवरेट रिटर्निंग टू द बोर्ड्स आफ्टर अ पॉजिटिवली लास्ट अपीयरेंस। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बहुत ही पॉपुलर शख्स जो है ये कुछ टाइम के लिए स्टेज को छोड़ के चला जाता है। अब इस तरह मिसाल ले लें कि अब कोई जो हॉल में, जो सिनेमा में, जो स्टेज में सबका फेवरेट रहा हो। अब एक कोई सिंगर की मिसाल ले लें आप, कोई एक्टर की मिसाल ले लें आप, जो कि अपने स्टेज में अपने वक्त का इंतहाई पॉपुलर शख्स हो, लेकिन बदकिस्मती से कुछ वक्त के लिए वो उस स्टेज को छोड़ दे, वो सिंगिंग को छोड़ दे, वो एक्टिंग को छोड़ दे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से कुछ वक्त के बाद दोबारा जब स्टेज में आता है और जब उसकी पब्लिक उसे देखती है, जब उसके फैंस उसे देखते हैं और वो खिलखिला के हंसते हैं, वो खिलखिला के उसके साथ मज़े करते हैं। अब ये चिप्स भी अपने आप को बिल्कुल उस एक्टर की तरह, बिल्कुल उस सिंगर की तरह ही महसूस करता था। अब कह रहा ही फेल्ट लाइक अ म्यूजिक हॉल फेवरेट, वो भी उस म्यूजिक के हॉल के फेवरेट की तरह ही महसूस करता था। रिटर्निंग टू द बोर्ड्स, जो कि बोर्ड्स पे, जो कि स्टेज पे वापस आया था आफ्टर पॉजिटिवली लास्ट अपीयरेंस, बड़े लंबे अरसे के बाद। अपीयरेंस के बाद, अपीयरेंस कहते हैं जो ज़ाहरी हालत होती है। तो जिस तरह एक एक्टर, जिस तरह एक सिंगर बड़े अरसे बाद स्टेज में दोबारा परफॉर्मेंस के लिए आया था, अब ये भी अपने आप को उसी म्यूजिक हॉल फेवरेट की तरह, उसी एक्टर की तरह, उसी सिंगर की तरह दोबारा से महसूस करता था, जिसे दोबारा से स्टेज दिया गया है, जिसे दोबारा से स्कूल में बुलाया गया, जिसे दोबारा से क्लासेस दी गई, जिसे दोबारा से बच्चों के पास भेजा गया था। अब ये बच्चों को देख के, क्योंकि बच्चों को अपने बच्चे कहता था, उनको देख के जब वो खिलखिला के हंसते थे, जब वो मजाक करते थे, इसके साथ बातें करते थे, तो ये बड़ा बड़ा अजीबो गरीब अहमकाना अंदाज में पागलों के जैसा ये भी खुश होता था आगे से। दे ऑल सेड, वो सारे बच्चे कहते थे, हाउ मार्वलस, हाउ मार्वलस, हाउ वंडरफुल, कितना शानदार, कितनी ज़बरदस्त बात है। इट वाज डैट, ये कितनी ज़बरदस्त वाज है डैट, ही न्यू एवरीबॉडी, ही न्यू एवरी बॉयज नेम, किससे सारे बच्चों के नाम पता है, एंड फेस, और सबकी शक्लें भी याद है, सो क्विकली, बड़ी तेजी के साथ, कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चिप्स कितना बच्चों के साथ क्लोज है, कितना बच्चों को ये पसंद करता है। अपना फैमिली मेंबर कोई नहीं है, अपना ज़ाती कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है ये ब्रुकफील्ड ही है, जो कुछ है ब्रुकफील्ड के बच्चे ही हैं उसके लिए। तो दे डिड नॉट गेस, बच्चे इस बात पे हैरान है कि हमारे नाम कैसे इसको याद हो जाते हैं, हमारे फेस कैसे याद कर लेता है। लेकिन वो एक बाप की तरह हर बच्चे को अपना बच्चा मानता था। उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स इन बच्चों के साथ जुड़ी हुई थी। दे डिड नॉट गैस, वो इस बात को गैस नहीं कर सकते थे, हाउ क्लोजली, वो कितना क्लोज होता। ही हैड केप्ट इन टच फ्रॉम द अक्रॉस द रोड, रोड के पार रहता था, लेकिन बच्चे इस बात को गैस नहीं कर सकते थे कि वो कितना क्लोज है इन बच्चों के, कि वो कितना इन बच्चों से करता है, कितना लव है उसके दिल में इन बच्चों के लिए। इस बात का अंदाजा बच्चे नहीं लगा सकते थे। ही वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, ही
आज अ ग्रैंड सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, जबरदस्त कामयाब शख्स बन चुका था। ऑल टुगेदर, कुल मिला के, मजमूई तौर पे हर जगह से उसने सब कुछ जीत लिया था। नहीं थी तो उसकी वाइफ नहीं थी, जो उसे सब कुछ कामयाब इंसान देखना चाहती थी। इन सम स्ट्रेंज वे, किसी अजीब तरह से, ही डिड, ही गॉट, ही गॉट, उसने सब कुछ हासिल किया, उसने सब कर लिया था। एंड दे ऑल न्यू, उन सब को पता था। एंड फेल्ट इट, उन सब ने से महसूस भी किया था। जितने भी टीचर्स थे, जितना भी स्टाफ था, जितने भी बच्चे थे, जो भी हेड गुजरा है, जो लोग हैं, उन सब को पता था कि हाउ पॉपुलर ही वाज इन ब्रुकफील्ड। हेल्प थिंग्स, वो किस तरह चीज़ों की मदद, मसाइल में मदद करता था। थिंग्स यहाँ पे मुराद जो प्रॉब्लम्स है, जो केयर्स है, जो परेशानियाँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में पहली बार, ही फेल्ट नेसेसरी, उसे अपना आप, उसे जो अपना वजूद था, वो उसे इंतहाई अहम लगा था। अपना आप उसे इंतहाई कीमती लगा था। एंड नेसेसरी, और कीमती, टू समथिंग दैट वाज नियरेस्ट हिज हार्ट, और उसने अपने आप को सबसे कीमती जाना था उस चीज के लिए, उस ब्रुक फील्ड के लिए, दैट वाज नियरेस्ट हिज हार्ट, जो उसके दिल में सबसे करीब था, जिसकी उसके दिल में सबसे ज्यादा इज्जत थी, जिसने उसे सबसे मोतबर बना दिया था। देयर इज नो सबलाइमर फीलिंग्स, सबलाइमर होता है जो नेक फीलिंग होती है, जो ग्रेट फीलिंग्स होती है, जो नोबल फीलिंग्स होती है। इससे बढ़ के कोई फीलिंग्स हो ही नहीं सकती इन द वर्ल्ड, दुनिया में। एंड इट वाज हिज एट लास्ट, जिसको आप चाहो, चाहे वो चीज़ है, चाहे वो शख्स है, या कुछ भी है, जो चीज़ आप चाहो, आपको वो चीज़ मिल जाए, तो इससे ज़्यादा बढ़ के कोई और फीलिंग नहीं हो सकती कि जिसको चाहा जाए वही आपके पास आ जाए। तो ये देयर इज़ नो सबलाइमर फीलिंग। उसने चाहा था कि बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करें, उसने चाहा था कि बच्चे मुझे प्यार करें, उसने चाहा था कि मैं ब्रुकफील्ड में सबसे पॉपुलर बन जाऊं, उसने चाहा था कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे लव मिले, मुझे सब कुछ मिले। सब कुछ उसे मिल गया था। तो इसलिए राइटर कहता है कि देयर इज नो सबलाइमर फीलिंग्स, इससे बढ़ के कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती इन द वर्ल्ड, दुनिया में, कि जिसे आप चाहो वो सब कुछ आपको मिल जाए। एंड इट वाज हिज एट लास्ट, और ये फीलिंग्स अभी उसकी हो चुकी थी। जो उसने ख्वाहिश की थी वो सारी ख्वाहिश उसकी पूरी हो चुकी थी। ही मेड न्यू जोक्स, उसने नए जोक किए। अब की बार उसके पास नए लताइफ थे। टू आल्सो बी अबाउट द OTC, OTC पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था। OTC, ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स। तो ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स जो ब्रुक फील्ड के पास सोल्जर्स, आपको बताया था कि ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ऑफिसर ट्रेनिंग के कोर्स के बारे में भी उसने मुख्तलिफ तरह के मजाक किए। एंड द फूड रैशनिंग सिस्टम, जंग का समय, अब ब्रुक फील्ड के बच्चे, ब्रुक फील्ड का स्टाफ बाहर तो जा नहीं सकता, तो ब्रुक फील्ड के अंदर ही सर्व किया जाता है। ब्रुक फील्ड के अंदर ही सर्विंग सिस्टम है, सर्विंग फैसिलिटी है। तो ब्रुक फील्ड के अंदर ही दस्तखान बचते हैं, सारे वहाँ पे बैठते हैं। तो फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम पे भी उसने जोक किए। OTC पे भी, ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स पे भी उसने जोक किए। एंड द एंटी एयर रेड ब्लाइंड्स, एंटी एंटी कहते हैं अगेंस्ट, एयर रेड, एयर रेड, रेड कहते हैं अटैक को। तो एयर रेड जो हवाई हमला होता है, ब्लाइंड्स कहते हैं कर्टन्स को। अब ऐसे है कि एक विंडो है, तो इस विंडो पे जब हवाई हमला होता है, तो उसका जो स्मोक है, उसकी जो डस्ट है, उसकी जो गर्द है, उसका जो धुआं है, जब वो खिड़की से अंदर आएगा, तो सारे बच्चे जो हैं, सारे स्टाफ जो है, सारे टीचर्स जो हैं, ऑटोमेटिकली उनके जो टॉन्सिल्स बनेंगे, गले खराब होंगे, स्मोक की वजह से उनका दम घुटेगा। तो इसके लिए उन्होंने ब्लाइंड्स लगाए हुए थे, ब्लाइंड्स कर्टन्स, जो पर्दे लगाए हुए थे। विंडो के आगे उन्होंने पर्दे फिट किए हुए थे। उन पर्दों का काम जो था, ये स्मोक को, डस्ट को, जो बाहर से गर्द आलूद हवा थी गोलियों वाली, उसको अंदर आने से रोकना। अब उन्हें ब्लाइंड्स कहा जाता है, उन्हें कर्टन्स कहा जाता है। एंटी एयर रेड, एंटी अगेंस्ट एयर रेड, रेड एयर रेड हवाई हमले, हवाई हमले में जो गर्द को रोकने के लिए जो ब्लाइंड्स यूज किए जाते थे, चिप्स ने उन ब्लाइंड्स को भी नहीं बख्शा, उन पे भी उसने जोक किए। दैट हैड टू बी फिटेड, अब ये ब्लाइंड्स जो कि फिट किए गए थे ऑन ऑल द विंडोज, सारी विंडोज में, सारी खिड़कियों में। देयर वाज अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ रिजॉल्व, रिजॉल्व डिश, पकवान,
एक मिस्टीरियस, अजीबोगरीब, स्ट्रेंज, ऑड, ओ डबल डी ऑड, बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक डिश नमदार हुई थी, एक डिश आई थी, डैट बिगन टू अपीयर ऑन द स्कूल मेन्यू। स्कूल की मेन्यू में एक डिश भी शामिल हुई थी। ऑन मंडे, हर मंडे वाले दिन ये डिश आया करती थी। एंड चिप्स कॉल्ड इट एबरेंडम। एबरेंडम चिप्स इस डिश को एबरेंडम कहा करता था। क्या उसमें खास थी? एबरेंडम क्यों कहता था? एबरेंडम का मतलब है मीट टू बी अबोर्ड। ये देखें, इसी का मतलब राइटर आगे खुद बता देता है। अब ये एबरेंडम, ये जो डिश मंडे वाले दिन उनको मिलता था, इस डिश को चिप्स कहा करता था। मीट ये एक ऐसा गोश्त है, टू बी अबोर्ड, अबोर्ड कहते हैं हेटेबल, डिस्पाइजेबल, जिसे काबिल नफरत है। अब ये काबिल नफरत गोश्त के नाम से मशहूर था, और ये काबिल नफरत गोश्त चिप्स ने उसे टाइटल दिया था। द स्टोरी वेंट अराउंड, उसकी ये जो स्टोरी थी, उसकी जो बात थी, about the result, about the dish that was appeared on the school menu on Sunday। संडे को जो अपीयर होता था, उस पे जो चिप्स ने जोक किया कि ये मीट जो है ये हेटेबल मीट है, काबिल नफरत मीट है। तो उसके ये जोक जो था, ये वेंट अराउंड स्प्रेड, ये फैल गया। हर्ड चिप्स लेटेस्ट, तो बच्चे आपस में, टीचर्स आपस में, स्टाफ आपस में, क्या आपने चिप्स का लेटेस्ट जोक सुना है? about the dish, about the reason। चैटरीज फेल इल, चैटरीज जो था इस दौरान बीमार पड़ गया। ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1917, 1917 की सर्दियों का दौरानिया था। एंड अगेन, और दोबारा से, फॉर द सेकेंड टाइम इन हिज लाइफ, चिप्स तो बीमार पड़ गया, बीमारी की वजह भी हमने पीछे जान ली। और फिर 1917 में चिप्स जो था बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड का चिप्स सेकंड दफा ये एक्टिंग हेड बना था। देन इन अप्रैल, अप्रैल में चैटरीज डाइड, चैटरीज जो था वो मर गया। एंड द गवर्नर आस्क्ड चिप्स, अब गवर्नर जो ब्रुकफील्ड के गवर्नर थे, उन्होंने चिप्स से कहा इफ ही वुड कैरी ऑन, कि वो चाहे तो कैरी ऑन कर सकता है, वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, फॉर द ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन में जितनी मुद्दत है उसके पास, तो वो अगर ड्यूरेशन में हेडशिप को चलाना चाहे तो वो कैरी ऑन कर सकता है। ही सेड, उसने कहा, ही वुड, वो करेगा, इफ दे वुड रिफ्रेन फ्रॉम अपॉइंटिंग हिम ऑफिशियली। रिफ्रेन, अब्सटेन, अवॉइड, कहता है मैं चलाऊंगा ब्रूकफील्ड को, लेकिन आप लोग अवॉइड करेंगे। पहली शर्त ये है कि आप लोग मुझे परमानेंट हेड नहीं बनाएंगे। इफ दे वुड, इफ दे वुड रिफ्रेन, अगर वो बाज रहे, फ्रॉम अपॉइंटिंग हिम ऑफिशियली, मुझे ऑफिशियल नहीं करना, मुझे परमानेंट नहीं करना, मैं चलाऊंगा इस ब्रूकफील्ड को, लेकिन तब तक जब तक आप कोई परमानेंट हेड नहीं भेज देते। फ्रॉम डैट लास्ट ऑनर, अब ये उसकी आखिरी इज्जत अफजाई भी थी, उसकी आखिरी रिस्पेक्ट भी, उसकी आखिरी विश भी। जब हमने देखा ब्रुकफील्ड में जब आया था, तो उसने ये ख्वाहिश की थी कि मैं किसी स्कूल का सबसे सीनियर टीचर बनूं, या मुझे किसी स्कूल की हेडशिप मिले। अब हेडशिप की उसकी ख्वाहिश शदीद थी। अब ये उसकी ख्वाहिश जो थी, विद इन हिज रीच, विद इन हिज रीच, उसकी रीच में थी, वो उसकी दस्तरस में थी, वो उसके पास थी। एट लास्ट, आखिरकार जो उसने चाहा था वो उसे मिलने वाला था। ही श्रैंक इंस्टिंक्टिवली, श्रैंक गेट बैक, अब वो पीछे हट गया, इंस्टिंक्टिवली, ऑटोमेटिकली। जो चाहा था उसे मिल रहा था। हेडशिप चाहती थी, हेडशिप के लिए ख्वाहिश थी, हेडशिप की शदीद ख्वाहिश दिल में रखी। अब ये हेडशिप उसे मिल भी रही थी, लेकिन श्रैंक इंस्टिंक्टिवली, श्रैंक गेट बैक, हेजिटेटेड, हिचकिचा गया, पीछे हट गया उसे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं हेडशिप नहीं बन सकता अभी। फीलिंग हिमसेल्फ इन सो मैनी वेज अनइक्वल टू इट, क्यों, क्या फीलिंग्स थी? अनइक्वल। अब वो ब्रुकफील्ड से मुखलिस था, ब्रुकफील्ड के बच्चों से मुखलिस था। उसने अपना फायदा नहीं सोचा, उसने ब्रुकफील्ड का फायदा सोचा, उसने ब्रुकफील्ड के बच्चों का फायदा सोचा। मैं अब 65 70 की एज में ब्रुकफील्ड को नहीं संभाल सकता, मुझ में अब वो पावर नहीं रही, मुझ में अब वो विल नहीं रही, मुझ में अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही, मुझ में अब वो सारी फीलिंग्स, जो जोश, जज्बा, एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, वो सब नहीं रही, जो एक 21 साल के, 25 साल के या 30 साल के नौजवान में हो सकती है।
इसलिए अपने आप को फीलिंग हिमसेल्फ इन सो मैनी वेज अनइक्वल टू इट, कि मैं अब इस हेडशिप के इक्वल नहीं हूँ। अगर मेरी जगह पे कोई नौजवान को लाया जाता है तो वो इस ब्रूक फील्ड के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अपना फायदा उसने पीछे रख के ब्रूक फील्ड का फायदा, ब्रूक फील्ड के बच्चों का फायदा उसने पहले रखा। ही सेड टू रिवर्स, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन था, रिवर्स से कहता है, यू सी, आपको पता है, आई एम नॉट अ यंग मैन, अब मैं नौजवान आदमी नहीं रहा, एंड आई डोंट वांट पीपल टू, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी, कि मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखें। मैं अब नहीं चाहता। आई एम लाइक ऑल दोज कलोनल्स, मेरी मिसाल उन सारे कलोनल्स, उन सारे कर्नल्स की तरह है, एंड मेजर्स, उन सारे मेजर्स की तरह है। यू सी, आपको, जिन्हें आप देखते हो, एवरीवेयर, हर तरफ। तो कहता है मेरी मिसाल उन सारे कर्नल्स की तरह है, उन सारे मेजर्स की तरह है, जिन्हें आप हर तरफ देखते हो। जस्ट अ वार टाइम फ्लू, फ्लू कहते हैं जो बैरोनेट होता है, जो नवाब होता है। मेजर्स के पास पावर है, मेजर के पास ताकत है, मेजर के पास स्ट्रेंथ है, कर्नल के पास ताकत है, पावर है, स्ट्रेंथ है, लेकिन कब तक? अ वार टाइम फ्लू, जब तक वो जंग में है, जब तक वो वर्दी में है, जब तक वो इक़्तिदार में है, जब तक उनके पास पावर है, तब तक वो उस पावर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आउट ऑफ यूनिफॉर्म आ जाता है, जब रिटायरमेंट ले लेते हैं, जब आपकी एज बढ़ जाती है, एक फौजी, एक जर्नल, एक कर्नल, उसकी सारी ताकत चलती है। वो हर तरह के, वो इक़्तिदार में जब होता है तो हर तरह की पावर को यूज़ कर सकता है। लेकिन जब इक़्तिदार से हट जाता है तब उसके पास वो पावर नहीं रहती, तब उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, तब उसकी वो इक़्तिदार, तब उसका वो ताकत वो नहीं रहती, जब इन सर्वस हो तो तब मिलती है। अब कहता है, मैं, एक वक्त था जब मेरे पास ये सब कुछ, मेरे अंदर जोश, जज्बा, जवानी सब मौजूद थी, ये चीज़ें तब मिलती, तब मैं इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकता। लेकिन अभी, अभी मैं आउट ऑफ सर्विस हो चुका हूँ, अभी मैं आउट ऑफ यूनिफॉर्म हो चुका हूँ, अब मेरे अंदर ये सकत नहीं रही। जिस तरह एक कर्नल, जिस तरह एक मेजर जो है, अपनी वर्दी में वो ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की लाइफ जो है उसमें वो उतना ताकतवर नहीं रहता जितना वो यूनिफॉर्म के वक्त के दौर का होता है। और रैंकर, मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, मेरे पास सादा सा रैंक है, आ रैंकर, सिंपल रैंकर, मैं अदना सा, मैं बड़ा हम्बल, बड़ा आजी सा शख्स हूँ। डेट साल, बस यही है। आई एम रियली, मैं वाकई ऐसा ही हूँ कि मेरे अंदर वो ताकत, मेरे अंदर वो सकत, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर नहीं रही अब। इन 1917-18, 1917 और 18 का दौरान जो था, चिप्स लिव्ड थ्रू इट ऑल। अब वो एज ए एक्टिंग हेड के तौर पे लिव्ड थ्रू, पास थ्रू, वो उसने काम करना शुरू किया। ही ही सैट, वो बैठता था, इन द हेडमास्टर स्टडी, हेडमास्टर के स्टडी रूम में बैठता एवरी मॉर्निंग, कभी इस पे हेडमास्टर की चेयर पे, कभी इसके स्टडी रूम पे। जो मिस्टर वेल्डन था, जो सबसे पहला हेडमास्टर था, कभी वो बैठा करता था। फिर मेल्ड्रम आया, फिर रास्टन आया, फिर चैटरीज आया। अब ये सारे हेडमास्टर कभी इस कुर्सी पे बैठा करते थे, कभी इस कुर्सी पे चिप्स की ख्वाहिश हुआ करती थी बैठने की। आज वो उसी कुर्सी पे बैठा था, लेकिन उस कुर्सी का ख्वाहिश का हाँ हाँ नहीं था, वो उसके लिए हामी नहीं था। हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, उस कुर्सी पे बैठता, प्रॉब्लम्स हैंडल करता, डीलिंग विद कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स, मसाइल को हल करता, एंड रिक्वेस्ट, और जितनी उसके पास दरख्वास्तें आती, आउट ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस, बड़ा एक्सपीरियंस उसके पास था, 40-45 साल का जो तजर्बा था, हैड इमर्ज्ड, इमर्ज कहते हैं निकलने को, उस 45 साल के तजर्बे से अ काइंडली, बड़ा मेहरबान, जेंटल, शरीफ, कॉन्फिडेंस, और उसका जो हौसला उसे मिला था, कॉन्फिडेंस मिला था इन हिमसेल्फ, उसके अंदर बड़ा, वो एक हम्बल सा, बड़ा आजिज सा, बड़ा काइंड, बड़ा जेंटल, बड़ा अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंस वो बना। टू कीप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, वही सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, वही बराबरी का तनासब, वही छोटे बड़े की तमीज, वही इखलाकियात का दर्स, जो रास्तन के साथ जो झगड़े में सारी बात हुई थी, वही सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, दैट वाज द मेन थिंग। अब
मिस चिप्स के अंडर इखलाकियात का दर्स दिया जाता, छोटे बड़े की तमीज़ का दर्स दिया जाता था। दैट वाज द मेन थिंग, और यही चीज़ उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। सो मच ऑफ द वर्ल्ड वाज लूजिंग इट, और पूरी दुनिया जो थी इस सेंस ऑफ प्रोपोर्शन को लूज कर रही थी। तालीम तो ली जाती है, सर्टिफिकेट्स तो लिए जाते हैं, डिग्रीज तो ली जाती हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल इखलाकियात का दर्स नहीं देता। आप देखेंगे बच्चे सर्टिफिकेट्स लिए घूम रहे हैं, उनके पास मेडल्स हैं, उनके पास मुख्तलिफ तरह के इनामात अवार्ड्स हैं, लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं है, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं है। ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, टू कीप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, दैट वाज द मेन थिंग। दुनियावी तालीम के साथ साथ इंसान की इखलाकी तालीम भी ज़रूरी है। उसकी इखलाकियात का दर्स उसके पास होना चाहिए, उसको बोल चाल की तमीज़ होनी चाहिए। इट वाज एंड मच ऑफ द वर्ल्ड वाज लूजिंग इट। आज दुनिया जितनी एडवांस हो रही है, इखलाकियात, हुस्न इखलाक उतना ही पीछे जाता जा रहा है। एज वेल कीप इट वेयर इट हैड, और उसे वहीं पे रखना था जहाँ पे वो था। अब सेंस ऑफ प्रोपोर्शन चिप्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, एंड आर टू हैव, और उसे वहीं पे होना भी चाहिए था। अ कंजीनियल होम। और जब हम इन सारी चीज़ों को यकजा करते हैं, जब हम जब दुनिया की तालीम के साथ साथ, जब एजुकेशन के साथ साथ, जब मॉरल्स पे दर्स मिलता है, तो वो दर्स, वो इंसान, वो इदारा, वो इंस्टीट्यूशन अ कंजीनियल होम, अ प्लेयरेबल होम, अ हैप्पी होम, बड़ा खुशगवार घर वो बनता है। अब यहाँ तक चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 1 ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 14 के पार्ट नंबर 2 में। उम्मीद करता हूँ आपको जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन की है, कोशिश की है अच्छे से अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।